ओके सर। ठीक है, तो इसको चेंज कर लेना, ये फर्स्ट हटा देना यहाँ से, और ये जो प्रेजेंटेड है प्रेजेंटेड की जगह डिस्कस्ड कर देना। ठीक, अब आगे मूव करेंगे हम लोग। देखिए पहला जो हम लोग आज पढ़ेंगे जॉन कीट्स को। ठीक है, जॉन कीट्स में केवल और केवल एक ही पॉइंट है जो कि हम लोगों को पढ़ना और समझना है, दैट इज नेगेटिव कैपेबिलिटी। ठीक है, तो नेगेटिव कैपेबिलिटी के विषय में कुछ एक बातें हमने यहाँ कॉपी पेस्ट करके चिपका दी हैं, और इतने से लगभग आपका काम चल जाएगा। जनरली जो नेगेटिव कैपेबिलिटी के विषय में क्वेश्चन बनता है, दो क्वेश्चन बनते हैं। एक पहला क्वेश्चन, इसको कब और कहां पर इन्होंने मतलब कब, कहां और किसने दिया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि कौन प्राइम एग्जाम्पल था जॉन कीट्स का नेगेटिव कैपेबिलिटी का। ठीक है, ये दो क्वेश्चन बनते हैं और इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जा रही है। तो नेगेटिव कैपेबिलिटी क्या है? नेगेटिव कैपेबिलिटी इज फ्रेज यूज्ड बाय जॉन कीट्स। कब यूज किया गया? इन 1817 टू एक्सप्लेन द कैपेसिटी ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स। पर्टिकुलरली किसकी बात कर रहे हैं? शेक्सपियर की। टू परस्यू अ विजन ऑफ आर्टिस्टिक ब्यूटी even when it leads them into intellectual confusion and uncertainty, as opposed to a preference for philosophical certainty over artistic beauty. बेसिकली अगर आप इसको समझें तो ये जो नेगेटिव कैपेबिलिटी है वो जो कॉलरिज का एक्सेसिव फिलोसफिकल एटीट्यूड था, तो उसके अगेंस्ट में जॉन कीट्स ने नेगेटिव कैपेबिलिटी का ये पॉइंट ऑफ व्यू दिया था। तो बेसिकली ये क्या है? अगेंस्ट फिलोसफी, जो कि चीजों को कंफ्यूजिंग बना देती है। ठीक है, और ये यहाँ पर एसटी कॉलरिज का थोड़ा सा विरोध करते हैं और शेक्सपियर का एग्जाम्पल देकर के समझाने की कोशिश करते हैं दैट द क्वालिटी ऑफ नेगेटिव कैपेबिलिटी is possessed by William Shakespeare and in his work. दूसरी बात कह रहे हैं कि the term has been used by poets and philosophers to describe the ability to perceive and recognize truths beyond the reach of consecutive reasoning. ठीक है, तो रीजनिंग के बियॉन्ड जो ट्रुथ है उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए, परसीव करने के लिए इस टर्म का यूज किया जाता है। किसके द्वारा? फिलोसफर्स और पोएट के द्वारा। आगे कह रहे हैं कीट्स यूज द फ्रेज ओनली ब्रीफली। बहुत ज्यादा डिस्कशन इन्होंने इसके विषय में नहीं किया है। ठीक है, इन प्राइवेट लेटर। ठीक है, और कहां पर? बिटवीन it became known only after his correspondence was collected and published. और ये लेटर किसके किसके बीच था? लेटर टू हिज ब्रदर जॉर्ज एंड थॉमस। कब? 22 दिसंबर 1817। ठीक है, 22 दिसंबर 1817 को इन्होंने जो एक लेटर लिखा था अपने दोनों ब्रदर्स जॉर्ज और टॉम को। ठीक है, तो उसी लेटर में इन्होंने इस नेगेटिव कैपेबिलिटी का जिक्र किया है। ये है उस लेटर का पार्ट जहां पर उन्होंने नेगेटिव कैपेबिलिटी का जिक्र किया है। कह रहे हैं कि आई हैड नॉट अ डिस्प्यूट बट दिस क्वेश्चन विद डिल्के राइटर है, ठीक है। अपॉन वेरियस सब्जेक्ट सेवरल थिंग्स dovetailed in my mind, and at once it struck me what quality went to form a man of achievement, especially in literature. ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? कि एक ऐसा आदमी जिसके पास अचीवमेंट है। ठीक है, तो उसकी कौन सी क्वालिटी है जो उसको इतना स्पेशल बनाती है, उसको अचीवमेंट दिलाती है? कहां पर? स्पेशली इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। एंड आगे कह रहे हैं कि एंड विच शेक्सपियर पॉसेस, और जो क्वालिटी, एग्जाम्पल किसका दिया? शेक्सपियर का, कि शेक्सपियर के अंदर ये क्वालिटी है। ठीक है, सो एनॉर्मसली, कितनी है? एनॉर्मसली है, बहुत ज्यादा अबंडेंट मैनर में है। ठीक है,
I mean negative capability. Means the quality of which he is talking, that the quality which greatest persons of literature like Shakespeare possess is the quality of negative capability. ठीक है? That is when a man is capable of being in uncertainties, mysteries, doubts without any irritable reaching after fact and reason. ठीक है? कहाँ कहाँ की चीजें कर लेते हैं? Capable of being uncertainties, mysteries, doubts without any irritable reaching after fact and reason. बहुत ज्यादा fact और reason की बात किए बिना वो mysteries, doubts इन सब चीजों तक आसानी से capable हो जाता है पहुंचने के. ठीक है, उसका डिस्कशन कर लेता है, उसको समझा लेता है. आगे कह रहे हैं कि कॉलरिज फॉर इंस्टेंस वुड लेट गो by a fine isolated verisimilitude caught from penetralium of mystery, from being incapable of remaining content with half knowledge. This pursued through volumes would perhaps take us no further than this, that with a great poet the sense of beauty overcome every other consideration, or rather obliterates all consideration. Especially यहाँ पर दो तीन फैक्ट पर आपको ध्यान रखना है. That is Shakespeare, later to George and Tom, and the term is negative capability, and the first and prime example of this negative capability, that William Shakespeare. And William Shakespeare is a person of a man of achievement, especially in the field of literature. ठीक है, तो ये जो क्वालिटी ऑफ नेगेटिव कैपेबिलिटी है किसमें है? जो पर्सन्स ऑफ अचीवमेंट है, मेन ऑफ अचीवमेंट है, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर. क्लियर? इतनी सी बात है आपको नेगेटिव कैपेबिलिटी. बाकी डिस्कशन तो इस पे बहुत सारा है कि वर्ड नेगेटिव क्यों है, कैपेबिलिटी का क्या सेंस है, तो उन सबसे अभी बहुत काम की चीज नहीं है. अगर इस पर रिसर्च करना होगा तब उसकी जरूरत पड़ेगी. तो सिर्फ इतनी सी बात जान करके हम लोग आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है पीवी सेली, और पीवी सेली का एक ही वर्क पढ़ना है, दैट इज अ डिफेंस ऑफ पोएट्री. ठीक है, अ डिफेंस ऑफ पोएट्री. इसको 1821 में लिखा गया था, 1840 में पब्लिकेशन है, और ये राइटिंग है. ठीक है, 21 में लिखा गया और इनके मरने के बाद 1840 में ऐसे के कलेक्शन के साथ इनका जो है ये वर्क पब्लिश हुआ. ठीक है, फर्स्ट पब्लिश्ड पोस्टह्यूमसली इन 1840. कहा? इन essay letters from abroad, translations and fragments. ठीक है, ये टाइटल था. किसने पब्लिश किया? एडवर्ड मॉर्गन. ठीक है, एडवर्ड मॉर्गन इसके पब्लिशर थे, लंदन में पब्लिश किया था. क्या था इसमें? एसेज, लेटर्स फ्रॉम अब्रॉड, ट्रांसलेशंस एंड फ्रेगमेंट्स. ये एक कलेक्शन था. ठीक है, सेली के वर्क्स का, जो कुछ अनपब्लिश्ड वर्क्स थे. ठीक है, और इसको पब्लिश कराने में जो मेजर, जो बड़ा योगदान था, वो इनकी वाइफ जो मेरी सेली थी, जो है मेरी वॉलस्टोनक्राफ्ट की बेटी. ठीक है, तो उनका एक बड़ा योगदान था इसमें. उन्होंने इसको पब्लिश कराया था, पब्लिश किया था एडवर्ड मॉर्गन ने, सॉरी एडवर्ड मॉक्शन ने. ठीक है, आगे कह रहे हैं कि इट कंटेन्स सेलीज फेमस क्लेम दैट. यहां से क्वेश्चन बना था, पोएट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेचर्स ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, तो जो पोएट्स हैं वो इस दुनिया के, संसार के अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेचर्स हैं. ठीक है, इनको एक्नॉलेज नहीं किया गया. आगे कह रहे हैं कि ही नहीं भाई, ये द है. The essay was written in response to his friend Thomas Lepecock's article, The Four Ages of Poetry.
ठीक है। थॉमस लव पेकॉक ने एक आर्टिकल लिखा जो कि पब्लिश हुआ कब, 1820 में। उसका टाइटल था द फोर एजेस ऑफ पोएट्री, और इसमें जो व्यूज आए थे उन व्यूज के अगेंस्ट जो है सेली ने नेक्स्ट ईयर लिखा 1821 में डिफेंस ऑफ पोएट्री। ठीक है, और ये इसको पब्लिश कर पाते इससे पहले ही जो है एक दुर्घटना में डूब करके इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये पब्लिश नहीं हो सका था, तो बाद में पब्लिश हुआ था। आगे हम लोग जो मूव करेंगे तो नेक्स्ट जो राइटर है हम लोगों को पढ़ना है वो है मैथ्यू आर्नल्ड। आज हम लोग मैथ्यू आर्नल्ड तक खत्म कर लेंगे। ठीक है, और हो सकेगा तो जस्ट 2 3 4 वर्क्स के नाम लिखने हैं, वाल्टर पेटर के भी लिख लेंगे, और देयर आफ्टर हम लोग आगे 20th सेंचुरी को कंटिन्यू करेंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले है मैथ्यू आर्नल्ड। टाइम आपको पता है 1820 टू 1888। ठीक है, एंड इनके विषय में एक चीज याद रखिएगा, ही इज बेस्ट क्रिटिक एमंग पोएट। यहीं पर हम लोग लिख लेते हैं, ही इज बेस्ट क्रिटिक among poets and best poet among critics। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट कोटेशन इनके लिए याद रखिएगा। अब बात करते हैं इनके जो क्रिटिकल वर्क्स हैं। तो क्रिटिकल वर्क्स की अगर बात करें तो इनके क्रिटिकल वर्क्स में जो सबसे पहला और फॉरमोस्ट है, जहां से इनके क्रिटिकल व्यूज की बिगिनिंग होती है, वो है द प्रीफेस टू द पोएम्स ऑफ 1853। ठीक है, द प्रीफेस टू द पोएम्स। पोएम्स को आप अंडरलाइन करिए, ये इनके कलेक्शन का नाम था। ठीक है, ऑफ 1853। तो 1853 में इनका जो पोएम्स का कलेक्शन पब्लिश हुआ था जिसका टाइटल था पोएम्स, उसमें इन्होंने जो प्रीफेस लिखा वो एक्चुअली इनकी फर्स्ट बिगनिंग थी एज क्रिटिक, और इनके जो पहले क्रिटिकल आइडियाज क्रिटिकल व्यूज मिलते हैं वो इसी प्रीफेस में मिलते हैं। दूसरा जो बड़ा वर्क इनका पब्लिश हुआ 2 सीरीज में आया था वो था एसेज इन क्रिटिसिज्म। एसेज इन क्रिटिसिज्म, इनके बेस्ट वर्क्स बेस्ट एसेज इसी में मिलते हैं। 2 सीरीज में पब्लिश हुआ था। ठीक है, तो देखिएगा फर्स्ट सीरीज और सेकंड सीरीज। ठीक है, फर्स्ट सीरीज आया था 1865 में और सेकंड सीरीज आया था 1888 में। ठीक है, एंड दूसरा वर्क जो था कल्चर एंड एनार्की, जस्ट मिनट, कल्चर एंड एनार्की। कल्चर एंड एनार्की इनका जो दूसरा इंपॉर्टेंट वर्क है। ठीक है, और इसके बाद जो नेक्स्ट वर्क आया था वो देखिएगा ऑन ट्रांसलेटिंग होमर। ऑन ट्रांसलेटिंग, ठीक है, ऑन ट्रांसलेटिंग होमर, ये 1861 का वर्क है। एंड देयर आफ्टर इनका एक वर्क और है, द स्टडी ऑफ केल्टिक लिटरेचर। द स्टडी ऑफ केल्टिक
लिटरेचर। ठीक है, तो ये इनके इम्पोर्टेंट फेमस वर्क्स हैं। ठीक, और इसमें कुछ एक जो एसेज है, इम्पोर्टेंट एसेज, विशेष रूप से 2 एसेज हम लोग लिख लेते हैं। तो नेक्स्ट लिखिएगा, द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म। फंक्शन ऑफ criticism at present, at present। the function of criticism at present time। ये जो है ऐसे है, तो इसके विषय में एक बात लिखिएगा, फर्स्ट ऐसे in the first series of 1865। और बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे है, बहुत सारे जो है व्यूज इनके इसमें मिलते हैं। ठीक है, और दूसरा जो आप लिखिएगा, तो इसको आप थोड़ा सा अंडरलाइन करके मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट वर्क है। इस पर क्वेश्चन भी बना है, क्वेश्चन क्या बना है हम दिखाते हैं अभी। ठीक है, किसकी फर्स्ट सीरीज अगर नहीं समझ में आता है तो यहीं पर लिख लीजिए, एसेज इन क्रिटिसिज्म। ठीक है, तो एसेज इन क्रिटिसिज्म का जो फर्स्ट सीरीज था, उसमें जो है ये वर्क जो है पहला एसे था। ठीक है, पब्लिश हुआ था। और दूसरा जो है, एक मिनट होल्ड करिएगा जरा सा, हमारा लैपटॉप चार्जर लगाना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा एक इंपॉर्टेंट ऐसे और लिखिएगा, द स्टडी ऑफ पोएट्री। द स्टडी ऑफ पोएट्री। दोनों ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनमें इनके बहुत ही फेमस और वेल नोन आइडियाज मिलते हैं। द स्टडी ऑफ पोएट्री। ठीक है, तो स्टडी ऑफ पोएट्री, इसके विषय में जरा सा एक बात लिखिएगा, ये जो है क्या है, फर्स्ट ऐसे है, फर्स्ट ऐसे इन द सेकंड सीरीज ऑफ 1888। ठीक है, 1888 की जो सेकंड सीरीज थी, उसमें पहला ऐसे था। ठीक है, एंड इसका जो फर्स्ट पब्लिकेशन हुआ था, देखिएगा, फर्स्ट एंड ओरिजिनल पब्लिकेशन, फर्स्ट एंड ओरिजिनल पब्लिकेशन was in AC Wards। AC Ward बहुत फेमस क्रिटिक हैं। AC Ward's anthology The English Poets। ठीक है, तो AC वार्ड की जो एंथोलॉजी थी इंग्लिश पोएट्स, इसमें जो है ये पब्लिश हुआ था। ठीक है, कब, 1888 में। ठीक है, तो ये वर्क भी याद रखिएगा, इंग्लिश पोएट्स किसका है, एक एंथोलॉजी है बाय AC वार्ड। पब्लिश कब हुआ था, 1888 में। thereafter the study of poetry was published in the second series of 88। ठीक है,
तो इसमें दोनों में ये वर्क पब्लिश हुआ था। अच्छा, एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया था द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट प्रेजेंट टाइम से रिलेटेड, उसको बता ये 4 वर्क थे, चारों को जो है करेक्टली मैच करना था। या हमने क्वेश्चन लिखा, जस्ट करेक्टली मैच करके दे दिया है। तो फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म, जस्ट इतना क्या, द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म, ये किसका है, टीएस इलियट का वर्क है, ये भी क्रिटिकल वर्क है। देन दूसरा जो है ये भी ए से है। फिर आगे क्या है, द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट प्रेजेंट टाइम, ये आर्नल्ड का है जो अभी हम लोग पढ़ करके आ रहे हैं। एंड देयर आफ्टर द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म फ्रॉम द स्पेक्टेटर टू पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। ठीक है, कहां से कहां तक, फ्रॉम स्पेक्टेटर टू पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, ये किसका है, टेरी एगल्टन का है। और इसके बाद एक तीसरा जो है, द फंक्शन ऑफ इंग्लिश एट प्रेजेंट टाइम। एक बात ध्यान रखिए, ऊपर के 3 में क्रिटिसिज्म है और यहाँ पर इंग्लिश है, किसका है, रिचर्ड ओमन का। ठीक है, अब इसमें रिचर्ड ओमन और मैथ्यू आर्नल्ड में सिर्फ और सिर्फ इतने का अंतर है, फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट प्रेजेंट टाइम आर्नल्ड का है, फंक्शन ऑफ इंग्लिश एट प्रेजेंट टाइम रिचर्ड ओमन का है। ये चारों वर्क्स कंफ्यूजिंग है और इन चारों को आपको स्पेशली ढंग से अच्छे से रट करके याद कर लेना है। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये चारों इंपॉर्टेंट हैं, चारों पूछे गए हैं, एक साथ पूछे गए थे, सेपरेटली भी पूछे जा सकते हैं, फिर से किसी दूसरे वर्क के साथ भी मैच करने के लिए पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। ठीक है, आगे कुछ एक पॉइंट्स और लिख लेते हैं हम लोग इसमें। चलिए यही नीचे हम लोग कर सकते हैं। Arnold gave the idea of poetry as criticism of life। ठीक है, और दूसरी बात इनकी है क्या, and he proposed the touchstone method। ठीक है, यहीं पर एक पॉइंट और हम लोग ऐड कर लेते हैं कि फॉर आर्नल्ड, होमर, दांते and Milton are classics and can be ऐसा लिखिए, and lines from their work can be used as touchstone। ठीक है, तो इनकी लाइंस को एज टच स्टोन यूज किया जा सकता है। टच स्टोन क्या है, ये बात आपको समझना भी जरूरी है। ठीक है, टच स्टोन का मतलब है पारस पत्थर, यानी कि कसौटी, यानी कि कोई ऐसी चीज जिससे हम किसी चीज को परख सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि किसी पोएट्री को परखने समझने के लिए एक सिंपल सा आसान सा काम है, जो क्लासिक्स हैं उनकी कुछ बेस्ट लाइंस लीजिए और उनकी कसौटी पर पोएट्स की लाइंस को परखिए। अगर वो इस पर खरे उतरते हैं देन वेल एंड गुड, अगर खरे नहीं उतरते हैं देन कोई बात नहीं, वो अच्छे पोएट्स नहीं है। तो बात समझ में आ गई। तो ये एक क्लियर सा इन्होंने मैसेज दिया। एक और पॉइंट है इनके कल्चर एंड एनार्की से संबंधित, उसको भी लिख लीजिए और आपका मैथ्यू आर्नल्ड का काम खत्म।
नेक्स्ट लिखिएगा, हिज कल्चर एंड एनार्की, हिज कल्चर एंड एनार्की is an expansion of his earlier attacks in the function of criticism and Heinrich Heine, ठीक है। तो हेनरिच हेनी और द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म, ये दो इनके एसेज थे जिनमें कुछ अटैक्स इन्होंने मेंशन किए, इन्होंने बात की, उन्हीं को एक्सपेंड करके इन्होंने एक बुक फॉर्म में बना दिया और जिसको कहा गया कल्चर एंड एनार्की, ठीक है। तो ये लगभग लगभग जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे, उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे 20th सेंचुरी लिटरेरी क्रिटिसिज्म। क्या समझेंगे यहाँ पर? 20th, अच्छा एक चीज थोड़ा सा बचा है, ठीक ठीक ठीक, उसको भी हम लोग यहीं कर लेते हैं, जस्ट मिनट। वाल्टर पेटर, ठीक है, 1839 एंड 1894, ठीक है, ये टाइम है इनका। और कुछ नहीं लिखना है, इनके कुछ एक क्रिटिकल वर्क्स लिख लेने हैं। तो हिज वर्क्स ऑफ क्रिटिसिज्म, ठीक है। तो जो इनके कुछ एक वर्क्स ऑफ क्रिटिसिज्म है, बस उनका टाइटल लिख करके हम लोग आगे बढ़ जाएं। बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिक नहीं है। तो पहला लिखिएगा, नंबर 1, एप्रिसिएशंस, ठीक है। सेकेंड वन, स्टडीज इन द हिस्ट्री ऑफ द रेनाशा, स्टडीज in the history of the Renaissance, ठीक है। एंड थर्ड वन, Maurus and Epicurean, and Epicurean, sorry, Maurus the Epicurean. Number 4, Plato and Platonism. And number 5, sorry, essays from the Guardian. तो द गार्जियन में इनके जो कुछ एसेस छपे थे, उनको जो कलेक्ट किया गया वो, प्लस इनके और 4 वर्क्स थे जहां पर हमें इनके लिटरेरी आइडियाज मिलते हैं। तो बस इतना एनफ है, ठीक है। रेस्ट थिंग इन नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस 20th सेंचुरी
लिटरेरी क्रिटिसिज्म और उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे लिटरेरी थियरी पर। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 20th सेंचुरी लिटरेरी क्रिटिसिज्म। ठीक है, तो 20th सेंचुरी लिटरेरी क्रिटिसिज्म हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास जो होगी आपकी मंडे की। ठीक है, तो इसमें हम लोग टीएस एलियट करेंगे, आई रिचर्ड्स और एफआर लेविस, इन 3 क्रिटिक्स को करने के बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे टू दैट इज लिटरेरी थियरी। ठीक है,